हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका परेशानी जो है अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम आ गया, आपको टेंशन होगा कि सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव हम कैसे मैनेज करें, इतना सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा समझ ही नहीं आएगा। तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं कि आपके लिए सेट प्रैक्टिस लेकर के आए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ये हमारा आज तीसरा वीडियो सेट सी है। इससे पहले अगर आप सेट ए और बी नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा, और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे अमित गौरव एजुकेशन चैनल से जुड़ कर रहिएगा। और सिंपल बात, नो बकवास, अगर आप चाहते हैं कि 10th के एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स लाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक ऑब्जेक्टिव आपसे बने, तो चुपचाप से पेशेंस रख करके पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो का रूल ये है हमारा कि हमारे पास सोशल साइंस के जैसे एग्जाम में 80 क्वेश्चन रहते हैं वैसे ही 80 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें से हम बनाएंगे 80 क्वेश्चन, लेकिन आपको मात्र बताना है 40 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिना कोई बकैती के फटाफट आंसर आपको 40 का बताना है बस, और बाकी 80 का आंसर हम बताएंगे। और हम गारंटी देते हैं कि एक बार आप अगर इस तरह के वीडियो को देख लेते हैं, ऑप्शनों को ध्यान से एक बार देख लेते हैं कि क्या है नहीं है, तो कंफर्म है कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो सारा ऑप्शन आपको देखा देखा लगेगा, और वहाँ पे आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को बना पाइएगा, आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था पहले, उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2023 में, 2022 में, 2018 में और 2013 में एक बार पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले सरदार नहीं कहा जाता था, वो एक आंदोलन के दौरान उनको यह उपाधि सरदार की दी गई थी। तो वो कौन से आंदोलन के दौरान? बारडोली के, खेड़ा, अहमदाबाद या चंपारण? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बारडोली आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ कौन किया था? रामकृष्ण वर्मा, या फिर मजहरुल हक, या फिर श्री कृष्ण सिंह, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? कौन किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? 2018 में दोनों पालियों में पूछा गया था कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, गीता की, हदीस की, बाइबल की? किसकी पुस्तक, कौन से पुस्तक की छपाई सबसे पहले की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बाइबल की। किसकी? बाइबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत आराम से क्वेश्चन है। आजादी के बाद समाचार पत्र कर आए, आजादी के बाद समाचार पत्र हुआ क्या? आप आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? कर आजादी के बाद आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? जो क्वेश्चन है कि आजादी के बाद आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में। क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1951 में। चार ऑप्शन है, 1951 में, 1953 में, या 1954 में, कि 1956 में। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, क्या इंग्लैंड का? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो नाम सुन करके रूस नहीं समझ जाइएगा कि रूस का दार्शनिक था, नहीं। रूसो जो है वो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो नाम उसका रूसो है, लेकिन वो रूस का नहीं था। कहाँ था? फ्रांस का था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई गई? कौन से देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई गई? मिस्र, भारत, चीन की, जापान? कहाँ की? बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन में। कहाँ? तो चीन में। नेक्स्ट है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? मार्को पोलो ने, या फिर निकितिन ने, या फिर इतिहिसंग ने, या फिर मेगास्थनीज ने? किसने 13वीं शताब्दी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा मार्को पोलो ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इंग्लैंड में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को कौन पहुंचाया था? हैमिल्टन ने, कैक्सटन ने, या फिर एडिसन ने, या फिर स्मिथ ने? हैमिल्टन ने, कैक्सटन ने, या फिर एडिसन ने, कि स्मिथ ने? इंग्लैंड में मुद्रण कला को कौन पहुंचाया था? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा कैक्सटन ने। एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए ही नहीं होंगे, और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर हल्का हल्का करके निकलिएगा, पछताइएगा। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में? देखो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है।
एक पैसे एक मैगजीन था, वो कौन से देश में प्रकाशित हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में कि रूस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ प्रकाशित हुआ था? इंग्लैंड में। 10वां नंबर क्वेश्चन, और आपको इसके बाद बताना है कि 10 में आपका कितना सही गया है। क्या आप सामान्यजनक स्कोर पे हैं या फिर 0/सन्नाटा पे हैं? कम से कम 5 भी सही गया है आपका। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में कि भारत में कि जापान में कि चीन में? कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले चीन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन, कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? 1766, 1765, 1760 या 1740? भारतीय प्रेस का प्रारंभिक विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? 66 में, 65 में, 60 में कि 40 में? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा 1766 में। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 868 ईसा में, या फिर 1295 ईसा में, या फिर 1336 ईसा में, या फिर 1448 ईसा में? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? आराम से बताइएगा इसका आंसर कि जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 12 का आंसर। तो जापान में सबसे पहली पुस्तक 868 ईसा में छपी थी। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 868 ईसा में, 1295 में, 1336 में कि 1448 में? तब आपको याद रखना है 868 ईसा पूर्व में हमारे किताब के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? विश्व की सबसे प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में कि इंग्लैंड में? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में कि इंग्लैंड में? तब आपको याद रखना है, हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी में। जर्मनी इज द राइट आंसर। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? ये शायद तुम लोग बता सकता है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या मराठी से संबंधित है? तो कोई भी सोचेगा मराठा है, आंसर टिक आएगा मराठी करके, लेकिन नहीं, मराठा समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी से संबंधित है। ठीक है। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि अमृत बाजार जो पत्रिका के कौन लेखक थे? मोतीलाल घोष थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कि राजा राम मोहन रॉय थे कि सच्चिदानंद सिन्हा थे? जो अमृत बाजार पत्रिका थे उसके लेखक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? कौन थे? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। कौन थे? मोतीलाल घोष। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 95 थीसिस किसने लिखी है? रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर ने कि गुटेनबर्ग ने? 95 थीसिस किसने लिखी है? तो 95 थीसिस जो है मार्टिन लूथर का लिखा हुआ। किसका है? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट, मिरात उल अखबार के राजा राम मोहन राय है लेखक, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, या फिर मनमोहन घोष है कि खान अब्दुल गफ्फार खान है? कौन है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर जरूर कमेंट में फेंक के मारो। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? कौन बोले? महात्मा गांधी, या फिर मोहम्मद पैगंबर, या फिर मार्टिन लूथर, या फिर ईसा मसीह? कौन बोले हैं कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर बोले। कौन बोले हैं? तो मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो, आसान से इसका आंसर बताओ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? लिंटन, या फिर बेलेस्ली, या फिर विलियम बेंटिंक, या फिर चार्ल्स मेटकॉफ? कौन विख्यात है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में? तो इसके लिए कौन विख्यात है? तो चार्ल्स मेटकॉफ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, कॉमनवेल्थ, बिहारी, बंगाली या यंग इंडिया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सबसे फेमस क्वेश्चन और आपको याद भी होगा, महात्मा गांधी का कौन सा पत्रिका था? यंग इंडिया। कौन सा था? चारों में से यंग इंडिया था। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। 22 नंबर क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में, जापान में, जर्मनी में, रोम में? नॉर्मल किसी से भी पूछ लो तुम, नॉर्मली ये जनरल आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है और 10th के एग्जाम के लिए तो अच्छा है ही क्योंकि बहुत बार पूछा है। तो आपको बताना है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कौन किया? याद रखिएगा, सबसे आगे चाइना किया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, या फिर मजरूल हक ने कि सच्चिदानंद सिन्हा ने? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन का आरंभ किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा घुमा करके पूछा है, आपको याद रखना है सच्चिदानंद
सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने कि रिटर ने? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा लेहमान ने। नेक्स्ट है हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो इसको, इसका आंसर बताओ कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व से, दक्षिण पूर्व दक्षिण से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, किस दिशा से? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट देखो 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से इसका आंसर बताओ, एकदम प्रैक्टिस सेट की तरह तुम जरूर यूज कर लो इसको, और एग्जाम में गर्दन मचाना है तो इसको देख करके जाना है, नहीं देख के जाएगा बहुत पछताएगा। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? अस्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, या फिर हैस्यूर, या फिर तलचिन? क्या कहा जाता है जी? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा हैस्यूर। क्या हो जाता है? हैस्यूर। नेक्स्ट 27, हैस्यूर विधि में अधिक ढालुआ भाग कैसा दिखता है? सफेद दिखता है, काला दिखता है, नीला दिखता है कि पीला दिखता है? तो हैस्यूर विधि में अधिक ढालुआ भाग जो है वो काला दिखता है। कैसा दिखता है? अधिक ढालुआ भाग काला, ढलावा भाग जो है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? बराबर, ऊपरी, ऊपर नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, सभी गलत। कह रहा है कि समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? बराबर होती है, ऊपर नीचे होती है, कि कहीं ऊपर कहीं नीचे होती है, कि तीनों ऑप्शन गलत है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? हैस्यूर, समोच्च रेखा, अंक विधि, रंग विधि? कौन जो है उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अंक विधि जो उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है, और हैस्यूर, समोच्च रेखा और रंग विधि ये जो है उच्चावच प्रदर्शन की विधि है। नेक्स्ट है बीएम किसे प्रदर्शित करता है? हम ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं ब्रदर, कोई नहीं करवाया होगा, आप खोज लो जाके पूरा सेट, यही क्वेश्चन तुमको दिखेगा। ऊपर ऊपर हल्का हल्का तो सब करवा देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आने वाला है वो कोई नहीं करवा पाता है। ठीक है, तुमको जरूर इसमें इरिटेशन होगा, समझ नहीं आएगा थोड़ा सा, लेकिन तुम इसको देख लो, ऑप्शन के अनुसार भी ध्यान रहेगा, एग्जाम में तुम बहुत अच्छा करके आने वाला है। बीएम किसे प्रदर्शित करता है? स्थानिक ऊंचाई को, तल चिन्ह को, स्पॉट हाइट को, या फिर समोच्च रेखा को? किसे प्रदर्शित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? पर्वतीय छाया, हैस्यूर, या फिर कंटूर या समोच्च रेखा, या फिर अस्तर रंजन? कौन जो है उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा कंटूर या समोच्च रेखा। 32 नंबर क्वेश्चन, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है? पास पास, दूर दूर, ऊपर नीचे, या इनमें से कोई नहीं? खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? पास पास बनाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? 1912, 1936, 1928, 1940? बताओ बिहार बंगाल से कब आज़ाद हुआ? तो 33 का आंसर हो जाएगा बिहार बंगाल से 1912 में आज़ाद हुआ, यानी कि अलग हुआ, पृथक हुआ, आज़ाद क्या हुआ? अलग हुआ। और क्या, बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, 140 करोड़, 121 करोड़, या फिर 150 करोड़? 2011 के जनगणना के अनुसार हमारी आबादी कितनी थी? 121 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 150 से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? भागलपुर, नालंदा, पटना, गया? बिहार के कौन से जिला, ये चारों को देखो, कौन से जिला में सबसे अधिक आबादी है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में सबसे अधिक आबादी है। कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कि त्रिपुरा में? तो आपको इस बात का पता होगा, ये हमारे यहाँ है यानी बिहार में। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी कितनी है? बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 20.5, 15.5, 10.5 या 25.5%? कितना है 2001 के अनुसार? 37 का आंसर। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा 20.5%। 38 नंबर क्वेश्चन है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से कम, 8 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 के अनुसार बिहार में 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी। नेक्स्ट है 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या में वृद्धि दर कितना था? 30%, 28%, 28.63 या कोई नहीं? तो 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उस समय जो है 28.63% थी, याद रखिएगा 28.63%। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 100, 1000, 100, 1800, 11, 4000, 2000,
11 4000। कौन जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है, नंबर है, याद रखना है आपको, ये है नंबर, याद रखो। बहुत तुम नंबर नंबर खोजते रहता है ना, अब नंबर याद रखो एकदम, ये नंबर याद रखना। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1811 4000, अगर पूछ दे एग्जाम में फटाक से बना के आने का। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है क्या है, उत्पादक है, कंपनी है, उपभोक्ता है कि कोई नहीं है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है, तो सूचना प्राप्त करने का माध्यम उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है बाजार, उत्पाद, कॉल सेंटर या इनमें से कोई नहीं। ग्राहक देखभाल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो ग्राहक देखभाल के लिए कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। कॉल सेंटर पे प्रयोग कॉल करें, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। गुणवत्ता का निदान नहीं है, आईएसआई, एग मार्क, मॉल मार्क, बुल मार्क। कौन जो है गुणवत्ता का निदान नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का, गुणवत्ता का निदान मॉल मार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में कि जर्मनी में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन को देखो और बताओ इसका आंसर कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एक स्तरीय की चतुर्स्तरीय। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु कितने स्तरीय व्यवस्था बनाई गई, बताइए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा त्रिस्तरीय बनाई गई। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, हम लोग हाफ क्रॉस कर चुके हैं, 80 क्वेश्चन में हम लोग 40-45 कर चुके हैं, 40 और है, थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लो, ऑप्शंस को ध्यान से देख लो। हम स्पीड बता रहे हैं लेकिन तुमको आराम से 1 से 2 बार देखना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा था सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में कि श्रीलंका में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 46 का, 46 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कह रहा है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या फिर रॉल्फ नादर या फिर डॉक्टर कलाम। कौन जो है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसे 47 का आंसर क्या हो जाएगा, रॉल्फ नादर माने जाते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसका आंसर बताओ। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है क्या, माप तौल में कमी, मिलावट में कमी या भ्रामक प्रचार या इनमें से तीनों। तो उपभोक्ता के शोषण का तीनों कारण हो सकता है ना, कौन कौन सा कारण हो सकता है, तीनों। तीनों इट मीन्स उसका माप तौल में कमी करके भी कर सकते हैं उसका शोषण, मिलावट करके भी शोषण कर सकते हैं, भ्रामक प्रचार करके भी, या इनमें तीनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में, 19 में, 18 में, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, आईएसआई मार्क, एक मार्क, हॉल मार्क या इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मार्क होना चाहिए, तो वो जो है हॉल मार्क होना चाहिए। विदाउट हॉल मार्क उसकी शुद्धता का आप नहीं जान सकते वो शुद्ध है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, सेवा प्रदान, उत्पादक, उपभोक्ता या दुकानदार। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता खरीदता है। सेवा प्रदान अपना नहीं, उत्पादक भी नहीं, दुकानदार भी नहीं, उपभोक्ता अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस लगाना है तुमको बस। 2021 में, 20 में, 18 में, 13 में पूछा गया उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को कि 22 अप्रैल को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2020 में, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना होता है, 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया कि इनमें शुल्क नहीं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है, 50, 70, 10। तो आपको याद रखना है 52 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई शुल्क नहीं, इनमें शुल्क नहीं, एकदम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52 के बाद 53, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। नेक्स्ट है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1991 में, 93 में, 95 में कि 97 में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है 1993 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ मार्च 2001 में, अप्रैल 2003 में, अक्टूबर 2005 में, नवंबर 2007 में। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारत में जो है सूचना अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ। नेक्स्ट 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को, पार्ले समूह का जो एक ब्रांड है थम्स अप, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है, नोकिया ने, रिवॉल्क ने या एलजी ने कि कोका कोला ने। तो पार्ले के जो थम्स अप है ना, उसको कौन खरीद लिया है, तो कोका कोला खरीद लिया है थम्स अप को, ठीक है, दोनों एकदम सेम मिक्स हो गया। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है,
विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है ये है कि व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, ये हमारा वैश्वीकरण का अर्थ है। किसी देश को विदेश पूरा विश्व के साथ समन्वय करना। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत कितना है? जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत कितनी है, जो बताइए। 51.3, 33.2, 12.8 की 1.7%। कितना है याद रखना है आपको, 51.3% है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है? पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है ब्रिटेन का, अमेरिका का, रूस का कि फ्रांस का? पूरे विश्व में अभी आर्थिक वर्चस्व किसका एकदम अधिक से अधिक बना हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूएसए, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं उत्पादक उपभोक्ता की दोनों के, इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण से कौन लाभान्वित होते हैं? तो वैश्वीकरण से जो लाभान्वित होते हैं वो कौन होते हैं? दोनों होते हैं, उत्पादक भी और उपभोक्ता भी। नेक्स्ट, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण हैं डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग या ये सभी। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण कौन है? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा कि डाक तार विभाग भी नियंत्रित उद्योग का उदाहरण है, रेलवे, सुरक्षा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहित मिला है? कृषि एवं पशुपालन को, पर्यटन उद्योग को या फिर विनिर्माण उद्योग को, कि इनमें से कोई नहीं। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी कि बढ़ जाएगी, कि घटती बढ़ती रहेगी, कि कोई परिवर्तन नहीं होगी? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप देशों का उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? 250, 500, 240 की 340 साल। नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म करके लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 240 साल। कितने साल? 240। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़ की 95 करोड़? तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? ये आंसर आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 71 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, पुष्प कलम दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? पुष्प कलम दहल ये प्रचंड जो है किस देश के माओवादी नेता है? चीन के, नेपाल के कि भारत के? कहाँ के हैं? कहाँ के हैं बताइए, याद रखना, ये नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसका आंसर बता बाबूआ। एकदम प्रैक्टिस सेट की तरह तुम्हारा, मतलब इतना कम समय में 80 क्वेश्चन तुम्हारा प्रैक्टिस करवा रहे, समझ रहा है, और यही क्वेश्चन रहेगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 1, 2, 3, 4, 5। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा? 67 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश चीन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो वो हम लोग है, यानी कि इंडिया है, यानी कि भारत है। 15वीं लोकसभा के महिलाओं की संख्या कितनी है? 59, 50, 49, 40। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो है वो 59 है। कितनी है? 59। 59 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन की 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत रही? 15, 6.5 on 10 या 11.6? 14वीं लोकसभा के अनुसार महिलाओं की भागीदारी कितनी रही? आपको याद रखना है 6.51% रही। 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक चुनौती नहीं है? आतंकवाद, क्षेत्रवाद, देश प्रेम, परिवारवाद। निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है लोकतंत्र में चुनौती नहीं है? आतंकवाद, क्षेत्रवाद, देश प्रेम या परिवारवाद? तो कौन नहीं है? ये जो है देश प्रेम, ये जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। आतंकवाद भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्षेत्रवाद भी और परिवारवाद भी है लोकतंत्र के लिए चुनौती, लेकिन देश प्रेम लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि और अच्छी बात है। दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आधे हिस्सों में, 1/4 में, 2/3 में, 1/3 में। कितने देशों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन नहीं है? तो अभी भी लगभग 1/4 भाग में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। 71 के बाद टेंशन मत लीजिए, 8 क्वेश्चन और है, आपको फिर बताना है कितना सही गया। 2023 में, 21 में, 15 में मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन की, इंफ्रारेड कैमरा की, हेलीकॉप्टर की या फिर टेलीस्कोप की? बताइए, मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मदद लिया जाता है? दूरबीन नहीं होगा, हेलीकॉप्टर नहीं होगा, इंफ्रारेड कैमरा होगा। ठीक है।
73 नंबर क्वेश्चन, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे पास कितना दिमाग है इसको पढ़ के बताओ। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम आंसर सही सही देगा। दरवाजे खिड़की क्या बंद करेगा? और मरेगा अंदर रह करके। हाँ, आग बुझने तक इंतजार करेगा, बुझे 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 बुझे, अब निकलेगा गधा, जल जाएगा। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? 2020, 19, 16, 14। तुम्हारा कॉमन सेंस चेक कर रहा है ये कि बाढ़ के समय गांव के बाहर जाना चाहिए, जहां है उसी स्थान पर जाना चाहिए, या फिर ऊंची भूमि वाले स्थान पर, कि खेतों में जाना चाहिए? बताओ। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर हम लोगों को जाना चाहिए। 75 को देखो, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं? आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार जो है ये करना चाहिए हम लोगों को, ठंडा पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट देखो 75%, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, या फिर रासायनिक दुर्घटना? कौन जो है प्राकृतिक घटना है? तो भूकंप जो है ये हमारा प्राकृतिक घटना है। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन को देखो, सर्वाधिक भूस्खलन कौन राज्य है? सबसे अधिक भूस्खलन कहाँ होता है? उत्तराखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में, कि मध्य प्रदेश में? सबसे अधिक भूस्खलन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक भूस्खलन जो है वो उत्तराखंड में होता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड में। 78 नंबर क्वेश्चन को कहेंगे, भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, कि इनमें से कोई नहीं? भूस्खलन कैसी आपदा है? तो भूस्खलन जो है वो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, की आयताकार? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए। एट द लास्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की लवणता के कारण, मिट्टी के क्षय होने के कारण, या मिट्टी के नमी के अभाव के कारण? तो कृषि सुखाड़ तो जल के अभाव के कारण ही ना होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जल के अभाव के कारण। इस 80 में अब जरूर आप देखिएगा कि आपका कितना सही गया है, और अगर आप एक ठीक ठाक स्कोर पे हैं तो आप बहुत बधाई हैं। कम से कम अगर 40 भी आपका सही गया है, हम इस तरह के क्वेश्चन उठा करके लाए हैं आपके लिए, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा तीनों सेट देखने के लिए धन्यवाद। अगर सेट सी तक आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम आपके आभार हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ तक देखने के लिए लोगों तक पहुँचाइए, एग्जाम से पहले एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, सब तक पहुँचा दीजिए कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में वो हमारे इसी सेट से रहेगा। और इसी प्रकार से अगर आप साइंस का भी सेट ABC देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चल जाइए और आपको साइंस का भी सेट ABC दिख जाएगा। ये हमारा सोशल साइंस का सेट सी था। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।